नमस्कार। जब बात बजट की हो तो आप भरोसा करते हैं सिर्फ CNBC आवाज पर, इसीलिए हमें आपका है खास ख्याल और हम आपके लिए बजट के से पहले लेकर आए हैं बजट का शानदार इन्वेस्टमेंट प्लान और ये प्लान आपको देगा जोरदार कमाई का मौका। तो आइए करते हैं आपकी बजट प्लानिंग कुछ बेहतरीन प्री बजट पिक्स के साथ। बजट की बात है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स भी। मनीलिशियस कैपिटल के हेड रिसर्च अविनाश गोरक्षकर, जियोजीत BNP पारिबा के गौरांग शाह और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविनाश, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बजट में क्या फोकस रहने वाला है? क्या इस बार भी रूरल एरियाज पर फोकस होगा? क्या थीम होगी? कौन से सेक्टर्स पर फोकस रहेगा? मुझे लग रहा है कि इस बार बजट में एक रूरल फोकस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस है कि रूरल रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है, जैसे कि एग्री है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इन सेक्टर्स के लिए एक स्पेशल कुछ बेनिफिट्स आएंगे। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स है, जैसे कैपिटल गुड्स है, टिपिकली कंस्ट्रक्शन है, और मुझे लग रहा है कि जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वहाँ पे शायद इस बजट फोकस करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नोटबंदी के बाद हमने देखा है कि जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है स्पेशली स्मॉल स्केल सेक्टर को लेके, तो वो काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुका है। तो आई थिंक दिस वुड बी द मेन थीम इन दिस ईयर्स बजट। और गौरांग, आपको क्या लगता है, नोटबंदी जो है वो एक अहम कदम हुआ पिछले साल, जो इसका कि इम्पैक्ट अब मिटिगेट करने की जरूरत है, तो सरकार कहां फोकस कर सकती है? क्या बातें होंगी जिससे बाजार खुश होगा? तो मेरे ख्याल से ये जो शब्द है नोटबंदी, मुग्धा, ये अब इतिहास हो चुका है और नोट वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। और हमारी विचारधारा में जो सोच समझ आम जनता में थी कि इसका बहुत ही बड़ा नकारात्मक सा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कोई आसार हमें जमीनी स्तर पर नहीं नजर आए। और मैंने इस सिलसिले को लेकर के काफी मुसाफरी भी की है और जो लोगों से मेरी बातचीत हुई जमीनी स्तर पर, उससे देख के तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा सीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल है कि जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है और जहां पर परिस्थिति असमंजस है या फिर कोई मतभेद है या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिसको सुलझाने की जरूरत है, चाहे वो आम नागरिक को लेकर के हो, किसी कंपनी के टैक्स के स्ट्रक्चर को लेकर के हो, या फिर विदेशी जो निवेशक है FDI और FI के रूप में उनके टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के, तो इसको सरलता लाने की बहुत जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सर्विस टैक्स है उसमें आप इजाफा होते हुए देखेंगे, क्योंकि उसको आपको GST के स्तर पर पैरिटी लाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुमकिन है कि आपको 1 जुलाई 2017 से GST लागू होना हो जाए। और ऑफ कोर्स बाकी अन्य जो घोषणाएं की हैं प्रधानमंत्री ने, उसके आधार पर वित्त मंत्री साहब किस तरीके से कदम आगे उठाते। ओके, तो काफी अहम बजट होने वाला है। वैसे आपको बता दें, पिछले बजट से अब तक सेंसेक्स निफ्टी करीब 20% का रिटर्न दे चुके हैं। तो ये जो बेहतर ग्रोथ हमने देखी है, उसका फायदा कैसे उठाया जाए? स्टॉक्स कौन से हैं जो कि आगे अच्छे रिटर्न्स देंगे? संदीप, आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस वक्त कौन सा ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आपकी पहली पिक बनेगी? देखिए, बजट में सर्टेनली देखिए पॉपुलिस्ट मेजर्स पे भी कुछ ध्यान दिया जा सकता है और सरकार कहीं ना कहीं नोटबंदी के बाद जो इम्पैक्ट आया है तो कहीं ना कहीं स्पेंडिंग पे भी फोकस करेगी और रूरल डिमांड और अर्बन डिमांड दोनों ही बूस्ट अप करने के सारे मेजर्स लाएगी। और टैक्सेशन तो सर्टेनली ऑप्टिमाइज या रैशनलाइज करेंगे, और जिससे कि थोड़ा लोगों के हाथों में पैसे ज्यादा रहे खर्चे करने को, तो कंजम्पशन स्टोरी जो इंडिया की है वो कहीं नीचे नहीं आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस है, इंफ्रा है और अफोर्डेबल हाउसिंग है, एग्रीकल्चर है, इन सेक्टर्स पे सरकार का फोकस रहेगा एंड वहां पे काफी एग्रेसिव मेजर्स पहले भी लाती आई और उसको लेकर और बिल्ड ऑन करेंगे। तो मैंने पहला स्टॉक लिया है, डिफेंस का ये प्ले है, वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव। एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म स्टोरी है। इनफैक्ट ये मैंने 40-45 रुपए के लेवल्स पे चैनल पे रेकमेंड भी किया हुआ आपके, और उसके बाद
एक तरीके से 3 गुना वहां से हो चुका है, 150 तक के भी लेवल्स देखे हैं और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ये सबको देखें तो 20% का है और ग्रोथ रेट्स देखें तो सेल्स की 22% की 3 साल की कैगर आ रही है और फिर मार्जिन्स भी बहुत अच्छी है कंपनी के, करीब 26% के लगभग इबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 14% पे काम करती है। प्रोमोटर्स बैकग्राउंड बहुत ही बेहतरीन है, टेक्नोक्रेट्स है, इनफैक्ट जो भी डिफेंस के सेक्टर से ही हैं, पुराने कुछ लोग हैं और कुछ नए लोग भी और काफी अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, तो मुझे वो बहुत इंप्रेस करता है। अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें, इससे अगर क्रिटिकल सेक्टर में रहते हैं डिफेंस और माइक्रोवेव और ये टेक्नोलॉजीज में, तो सर्टेनली सर्टिफिकेशंस बहुत मैटर करते हैं, तो काफी सर्टिफिकेशंस है टू इट्स क्रेडिट। फिर प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी काफी है कंपनी जीती हुई है। फिर इस टाइप के सेगमेंट में होते हुए भी डेट्स काफी कम लगते हैं एज कम्पेयर टू पीयर्स, तो मुझे लगता है कि इस स्टोरी में बहुत दम है और डाउनसाइड रिस्क चूंकि बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बाय करना चाहिए और 3 से 6 महीने का मैं टारगेट दे रहा हूं, रादर 160 रुपए तक ये अचीव कर सकता है। तो बहुत बढ़िया रिटर्न अगले 3 से 6 महीने में ही एस्ट्रा माइक्रो में मिल सकते हैं, संदीप को लगता है। लेकिन अविनाश, आपकी पहली पिक कौन सी है? पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है वो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है। इसकी एक वजह यह है कि गवर्नमेंट अपनी डिजिटाइजेशन स्कीम पे और जोर से फोकस करेगा। इनफैक्ट कंपनी ने अभी रिसेंटली तीसरे तिमाही के नतीजे डिक्लेयर किए हैं, काफी अच्छे नतीजे हैं। ऑलमोस्ट 69% का प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में आया है। ऑर्डर बुक भी करीबन 2700 करोड़ हो चुकी है और मोर इम्पोर्टेंटली मैनेजमेंट कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में ऑर्डर बुक बढ़ेगी और क्लियरली इनका जो फोकस है वो सर्विसेज की तरफ ज्यादा रहेगा और ईपीसी के तरफ कम रहना चाहिए, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। पूरे साल का प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 150 करोड़ था, इन्होंने 9 महीनों में करीबन 142 करोड़ रिकॉर्ड किया है, तो अंदाजा है कि लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ अच्छी आएगी। और ओवरऑल ऑर्डर बुक को देखते हुए हमको लग रहा है कि कम से कम आने वाले नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में जिस प्रकार का डेटा कंजम्पशन का थीम है, प्लस स्मार्ट सिटी है, भारत नेट है, ये सब काफी बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स है। प्लस द फैक्ट दैट इनको ग्लोबल सेल्स करीबन 40% चाइना से आता है, तो यहाँ से हमको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट से काफी अच्छी उम्मीदें हैं। पूरे 1 साल का अगर हम नजरिया ले तो इवन एट द करंट लेवल हमको लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। यहाँ पे करीबन 160-65 का टारगेट प्राइस है। गौरांग, और आपकी तरफ से पहली पिक कौन सी होगी? तो मुग्धा, हम प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है कि घर घर बिजली और हर एक दूर दराज गांव में जो एक छोटा सा कस्बा या घर होगा वहां पर भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कम से कम जो 2.5 साल ये सरकार केंद्र में रही है और जो भी जमीनी स्तर पर इन्होंने नियम और बदलाव किए हैं और कोशिश की है कि और ऊर्जा उत्पादन हो, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि आने वाले समय में और भी ऊर्जा उत्पादन होगी। तो एक तरफ आप ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो ऊर्जा उत्पादन होगी वो जाहिर है आपको उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचानी होगी और उसके लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। एक कंपनी है पावर ग्रिड, जिस पर हम कम से कम 2, 2.5, 3 साल से सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं और हर एक तिमाही दर तिमाही, साल दर साल जो नतीजे आए हैं वो बहुत उत्साहजनक रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से टिप्पणी मैनेजमेंट ने दी है कि विस्तार योजनाओं में और ये पूंजी लगाएंगे और भी ग्रिड लाइन खड़ी करनी पड़ेगी ऊर्जा पहुंचाने के लिए, उस लिहाज से हमें पावर ग्रिड पसंद है। लंबी अवधि के नजरिए से 230 का लक्ष्यांक हमने निर्धारित किया और मात्र ऊर्जा पहुंचाने के लेकर के ये कमाई नहीं कमाते हैं, ये इंटर स्टेट और इंटर रीजनल लेवल पर जो अपनी लाइन्स है, ग्रिड लाइन्स है, उनको लीज पर देते हैं राज्यों को, जिससे इनकी और भी कमाई बढ़ती है। तो जिस तरीके से हमारा अंदाजा है, मेरे ख्याल एक कॉन्जर्वेटिव रिटर्न 230 का आपको हासिल हो सकता है। तो पावर ग्रिड इस वक्त एक अच्छी चॉइस बन सकती है। 230 तक का लक्ष्य अगले 1 साल में देख रहे हैं गौरांग। पावर पर सरकार का जोर जरूर है, लेकिन पावर पहुंचाने के लिए पावर ग्रिड काफी काम आता है और उसकी हमने जो परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में देखी है, पिछले 1 साल में देखी है, बहुत बेहतरीन। तो 230 के टारगेट के लिए आप पावर ग्रिड खरीद सकते हैं। लेकिन अविनाश, मैं देख रही थी आपने नोसेल को भी चुना है, क्या रीजन है? आपको लगता है NOCIL अच्छा रिटर्न दे सकता है आगे?
मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर हम स्पेशलिटी सेक्टर देखें तो क्लियरली स्पेशलिटी सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए और इसमें क्लियरली जो चाइना रिलेटेड जो केमिकल सेक्टर है यहाँ पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है तब से इंडियन कंपनीज को काफ़ी फायदा है। और यहाँ पे हम नोसिल की अगर हम बात करें तो नोसिल रबर केमिकल्स में एक मार्केट लीडर है, करीबन 1975 से ऑपरेट करता है और करीबन ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में इसके प्रोडक्ट काफ़ी जाने पहचाने हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी समय के बाद कंपनी अपने ऑपरेशंस में कैश फ्लो अच्छी तरह से यूटिलाइज करके वर्चुअली डेट फ्री बनी है। मोर इंपॉर्टेंटली रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 25-26% है और क्लियरली जिस प्रकार की ट्रैक्शन हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में FY17 में देखा है, हमको लग रहा है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर जो करीबन 75-78 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल फर्स्ट 6 मंथ में ही कंपनी ने करीबन 70 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो नॉट ओनली अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, बट ओवरऑल जो इंडस्ट्री का सिनेरियो है वो अच्छा रहना चाहिए और यहाँ पे अच्छी रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी है, वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं। तो हमारा 1 साल का टारगेट यहाँ पे 105 रहेगा। 105 का टारगेट नोसिल में अविनाश को लगता है अगले 1 साल में मिल सकता है। वैसे आपको बता दूं पिछले 1 साल में करीब 75% का रिटर्न नोसिल दे चुका है, तो आगे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर नोसिल की तरफ से दिख सकती है। हमारे सारे ही एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन फिलहाल लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बजट आने वाला है और बजट के पहले हम करा रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। बजट के पहले प्री बजट पिक्स लेकर आए हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं अविनाश गोरक्षकर, गौरांग शाह और संदीप जैन। संदीप, आपसे समझना चाहूंगी आपकी नेक्स्ट पिक हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड है, क्यों पसंद है आपको HIL? देखिए, हैदराबाद इंडस्ट्रीज मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार रेकमेंड कर रहा हूं, पहले भी रेकमेंड किया है और 350-60 के लेवल से किया हुआ है और हर बार अभी कुछ महीनों पहले भी मैंने रेकमेंड किया था 600 के लेवल्स पे और अभी भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये स्टॉक, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। एक तो लार्जेस्ट प्लेयर है एस्बेस्टस शीट्स में और बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी पे सर्टेनली मैं बहुत बुलिश हूँ लॉन्ग रन में और सरकार सर्टेनली इस बार जिस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस्ड है तो सर्टेनली ये कंपनी भी बेनिफिशियरी रहेगी। और सबसे बढ़िया बात है बहुत सारे बिजनेसेस है इस कंपनी में भी और काफी सारे प्रोडक्ट्स है ये बिल्डिंग मटेरियल्स रिलेटेड ही। और एरोकॉन बोल के एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, चारमीनार तो एक तरीके से हाउस होल्ड ब्रांड है, तो इन टाइप के प्रोडक्ट्स है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ऑलमोस्ट 1 के प्राइस बुक वैल्यू पे मिल रही है। पी मल्टीपल्स करीब 10-11 के पी मल्टीपल्स पे मिल रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो मैं कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत और रूरल डिमांड जो भारत की डिमांड है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे परसों वो भी बहुत अच्छे आए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स क्वार्टर। और डिविडेंड यील्ड बेहतरीन है स्टॉक में, करीब 2.5 से 3%। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी थीम की तरफ प्ले कर रहा है। मैं डिविडेंड यील्ड को काफी दिनों से इनफैक्ट आपके चैनल पे बताता हूं कि इन टाइप के स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जहां पे डिविडेंड यील्ड हो। और सबसे बढ़िया बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, करीब 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है। 8000 डीलर्स का नेटवर्क, ऑल इंडिया नेटवर्क बहुत बड़ी बात होती है और काफी साल पुरानी कंपनी है, 70-80 साल पुरानी कंपनी है। 59 डिपोज है डिस्ट्रीब्यूशन के। GST जब इंप्लीमेंट होगा तो सर्टेनली उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी के रूप में आएगा। फिर विंड पावर का भी करीब 10 मेगावाट की कैपेसिटी है कंपनी के पास। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से बहुत आराम से करीब 850 का टारगेट 6 से 9 महीने की अवधि में अचीव कर सकते हैं। तो ढेर सारे पॉजिटिव्स हैदराबाद इंडस्ट्रीज के लिए या फिर HIL के लिए 850 का टारगेट। गौरांग, नेक्स्ट पिक आपकी तरफ से कौन सी है? तो हमने सीमेंट सेक्टर से रैमको सीमेंट को चुना है। ये एक मझौली कंपनी आप चाहो तो साउथ इंडिया से खड़ी हुई है और तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है साउथर्न इंडिया में। सीमेंट के अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, रेडीमिक्स और मोटार प्रोडक्ट्स को लेकर के। और जिस तरीके से इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लोकेटेड है सदर्न इंडिया में, हमें लग रहा है कि एक नीश एडवांटेज और बेनिफिट इनको मिल सकता है। नतीजों के आधार पर अगर आप इतिहास देखने जाएं मुग्धा, तो काफ़ी सफलता इनके हाथ लगी और वो आने वाले समय में जारी रहेगी। सबसे बड़ा ट्रिगर होगा जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने टिप्पणी दी है कि दूर दराज गांव में मोटरेबल रोड्स बनाने के लिए और ये जो भी रास्ते बनेंगे वो सीमेंट कंक्रीट के होंगे। और करीबन अगर मेरी याददाश्त सही है तो जो इन्होंने बजटरी एलोकेशन मांगा है वित्त मंत्री साहब के पास श्री अरुण जेटली के, वो है करीबन 90,000 करोड़ का।
अगर 90,000 करोड़ नहीं, लेकिन उससे कुछ नीचे वाली पूंजी भी मिल जाती है इनको, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में सीमेंट का कंजम्पशन हो सकता है। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार है उसमें भी सीमेंट लगेगा, जो नए एयरपोर्ट्स बनेंगे उसमें सीमेंट लगेगा, रेलवे स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, और ऑफकोर्स जो एयरपोर्ट्स बंद पड़े उनको वापस से ठीक ठाक करके शुरू करने के लिए इनको सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस सभी आधार पर मुझे लग रहा है, और ऑफकोर्स एक बड़ा ट्रिगर है अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल। हमें लग रहा है कि रैमको सीमेंट एक अच्छा निवेश हो सकता है। 680 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग इस सेगमेंट की थीम लग रही है। अविनाश को सिंटेक्स पसंद है। अविनाश, आपको क्या लगता है, क्यों पसंद है आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज? तीसरा स्टॉक मुझे लग रहा है जो मेक इन इंडिया काइंड ऑफ थीम को रीएस्टैब्लिश करता है वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज रहेगा। काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर चुका है, लेकिन अगर हम कंपनी की बिजनेस प्रोडक्ट्स देखें तो यहाँ पे कंपनी बेसिकली कस्टम मोल्डिंग में, बिल्डिंग मटेरियल में और क्लियरली टेक्सटाइल स्पेस में ऑपरेट करती है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि इनका जो कस्टमर बेस है वो ज्यादातर अर्बन और सेमी अर्बन और रूरल कस्टमर बेस है। तो ऑब्वियसली जिस प्रकार का फोकस हाउसिंग सेक्टर पे आने वाला है, यहाँ पे हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट्स सिंटेक्स बनाती है यहाँ पे जरूर कंपनी को फायदा होना चाहिए। हालांकि अभी हमने ये भी देखा है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर कर रही है। टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल रिलेटेड जो बिजनेस है वो 1 अप्रैल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अभी आने वाले अप्रैल महीने से सेपरेटली लिस्ट होगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली वैल्यू एक्रीशन के लिए एक मौका तो जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टेक्सटाइल बिजनेस में और कस्टम मोल्डिंग में है वो काफी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, और शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि दोनों ही बिजनेसेस को अगर सेपरेटली वो ट्रेड करते हैं तो वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी। करीबन हमको लग रहा है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम कस्टम मोल्डिंग बिजनेस की बात करें तो करीबन 10 रुपए की ईपीएस प्योरली उनसे आता है। टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे करीबन 2 से 3 रुपए की ईपीएस आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रकार की मार्जिन इंप्रूवमेंट हमको इनके यूरोपियन ऑपरेशन से प्लस इनके ओवरसीज ऑपरेशन में आने की उम्मीद है, हमको लग रहा है कि शायद FY18 एक बहुत बड़ा स्टैंड आउट ईयर सिंटेक्स के लिए साबित होगा। तो ओवरऑल एट दिस लेवल प्राइस रिवॉर्ड रेशियो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो इस लेवल से डेफिनेटली निवेशकों को इस शेयर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा अनुमान है कि दोनों शेयर्स को अगर हम जोड़ ले तो वैल्यू करीबन 120 की बनती है। चलिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग प्री बजट पिक्स। बने रहिए। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हमारे साथ अविनाश, गौरांग और संदीप जुड़े हुए हैं। गौरांग, आपकी तरफ से नेक्स्ट पिक कौन सी है? तो अगेन वही जो मुहिम सरकार ने चलाई है अफोर्डेबल हाउसिंग की, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक दक्षिण साउथ इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी को आइडेंटिफाई किया है, प्रेस्टीज एस्टेट्स। ये कंपनी सिर्फ लग्जरी प्रीमियम हाउसिंग या फिर कमर्शियल बिल्डिंग में, कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में काम नहीं करती, लेकिन आगे जाकर के ये अफोर्डेबल हाउसिंग में भी काफी बड़ी इनकी योजना है। अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण मापदंड में इनके कंपैरिजन करूं साउथ बेस्ड कंपनियों से, अफोर्डेबिलिटी, हेल्थ ऑफ मार्केट, रेजिडेंशियल सेगमेंट प्रेजेंस, कमर्शियल सेगमेंट प्रेजेंस एंड ऑफ कोर्स ब्रांड प्रीमियम को लेकर के तो सर्वोच्चम स्तर पर यह कंपनी आती है। जिस तरीके से मुहिम सरकार ने चले, हमें लग रहा है कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा प्रेस्टीजियस को मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है इनके साथ, इनके पर कोई सवालिया निशान नहीं है और काफी समय से ये कामकाज कर रहे हैं बाजार में। 235 का एक कंजर्वेटिव टारगेट हम प्रेस्टीज एस्टेट्स पर लेकर चल रहे हैं। और संदीप, आपकी लास्ट पिक कौन सी है? VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स। इनफैक्ट जो नाम बता रहा है कि ये एग्री इम्प्लीमेंट्स की कंपनी है और पावर टिलर्स की सबसे बड़ी कंपनी है। ट्रैक्टर्स भी फार्मर्स के लिए छोटे ट्रैक्टर्स बनाती है और साउथ का एक रेप्यूटेड ग्रुप है VST ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसने प्रमोट किया हुआ 1967 में और मित्सुबिशी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में, और बेहतरीन कंपनी है, इनफैक्ट क्वालिटी कंपनी है। और जिस तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी, 15 से 20% के कैगर से ग्रो कर रही है और आगे भी आने वाले सालों में 17-18% की ग्रोथ दिखाएगी। और जीरो डेट कंपनी है, जो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इन टाइप की एक तरीके से कंपनी जीरो डेट होना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 27% है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 19-20% है, और बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। करीब 200 डीलर्स है, 300 वेंडर्स है कंपनी के ऑल ओवर इंडिया। GST आएगी तो उस टाइम पे भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और कर्नाटका सरकार के साथ भी एक नया टाइप किया कि फार्मर्स लोग कलेक्टिवली ऑन करे ये सब इक्विपमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, जिसमें लोग कस्टमर हायर
सर्विस सेंटर्स बनाए हैं, तो इससे भी बहुत बड़ी ब्रांड इक्विटी बढ़ने वाली है कंपनी की। इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत आराम से, और चूंकि बजट में सरकार का एग्रीकल्चरल थीम पे बहुत फोकस रहेगा और रूरल इंडिया पे जैसे ही बहुत फोकस है ही, ऑलरेडी मैंने बताया शो में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आराम से 2200 का टारगेट अचीव कर सकता है 6 से 9 महीने की अवधि में। राइट, तो ये है कुछ बेहतरीन प्री बजट पिक्स। हमारे सारे ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।